ये वीडियो मेरी कोहिनूर की सीरीज का एपिसोड नंबर 4 है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जो सफेद अंपायर का राजा था उस समय पर्शिया में, उसने जब ये कोहिनूर ये हीरा इंडिया में निजाम शाह के पास भेजा डेक्कन की तरफ, तो निजाम शाह को लेटर तो मिला बट उसके साथ जो डायमंड था वो नहीं मिला और वहां से फिर हिस्ट्री में ये कोहिनूर कहीं गायब हो जाता है। बट वापस मुगलों के हाथ ये कोहिनूर लगता है और ये कैसे होता है इसके बारे में इस एपिसोड में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1616 से। उस समय एक इंग्लिश एम्बेसडर जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर था बाबर का परपोता। तो जब वो उसके दरबार में आया तो उसने देखा कि इसने इतने सारे अपने शरीर के ऊपर इतने सारे डायमंड्स, मोती, रूबीज पहने हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई वहां पे कोई इंसान नहीं है, बस कोई चमकता हुआ कोई मूर्ति रखी है। इतना चमक रहा था वो जहांगीर। उसने ये बात उस एम्बेसडर ने अपने राजा को बताई, चार्ल्स द फर्स्ट को लेटर लिख के, कि भाई इन लोग के पास बहुत हीरे जवाहरात हैं। जहांगीर को पर्सनली बहुत इंटरेस्ट था ये डिफरेंट टाइप के डायमंड्स में, रूबीज में। और उसका जो बेटा था फिर शाहजहां, जो उसके बाद राजा बना, उसको अपने पिता से भी ज्यादा इंटरेस्ट था इन सारे पत्थरों में। और ऐसा कहते हैं कि वो अपने फादर से ज्यादा एक्सपर्ट भी था कि कौन सा पत्थर किस तरह का है। और ये पत्थर उसको एक बार दिखा दिया आपने तो बता देगा कि इसने कितने साल पहले किसको और ये पहने हुए देखा था। तो उसकी बहुत अच्छी मेमोरी थी सारे स्टोन्स को लेके। तो शाहजहां के टाइम पे डेक्कन की तरफ, भारत के दक्षिणी हिस्से में एक मर्चेंट था जिसका नाम था मीर जुमला। मीर जुमला के बारे में कहते हैं कि जब उसने शुरुआत की थी तो वो काफी गरीब एक मर्चेंट था, पर धीरे धीरे करते करते मीर जुमला का व्यापार इंप्रूव होता चला गया और वो ऐसा करते 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 एक इंपॉर्टेंट पावरफुल आदमी बन गया। क्योंकि जितने भी उसके टाइम पे, जितने भी उसके आसपास सरकारी नौकर थे, एम्प्लॉयज थे, सबको वो हमेशा खुश रखता था क्योंकि वो अब अमीर हो गया था। तो कहीं से भी कोई ना कोई जुगाड़ करके, उसको पता है कि ये जो यहाँ का गवर्नर है उसको इस टाइप का पत्थर बहुत पसंद है, उसको ये हीरा पसंद है, उसको ये वाला रूबी पसंद है, तो जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से मंगवा के उसको देता था। और इसी वजह से सब लोगों की नजर में वो एक इंपॉर्टेंट आदमी बनते जा रहा था। ऐसे पावर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो इतना ताकतवर हो गया कि फाइनली वो गोलकोंडा का प्राइम मिनिस्टर बन गया मीर जुमला। और मीर जुमला की किस्मत देखिए, यही टाइम था 1650s का जब मुगलों ने डिसाइड किया कि अब वो भारत के सदर्न हिस्से पे फोकस करेंगे। क्योंकि वो जानते थे कि जितने भी उनके मुगल रूलर्स थे, शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, उन लोग को डायमंड्स का बहुत शौक था। और वो जानते थे कि सदर्न रीजन में एक एरिया है, कोलूर माइंस है, जहां पे वहां से बहुत सारे बेशकीमती हीरे निकलते हैं। तो अगर उस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया तो वहां की जितनी माइंस हैं वो भी आपके कब्जे में आ जाएंगी। इसी वजह से जब उन्होंने साउथ में फोकस किया तो मीर जुमला पे उनकी नजर पड़ी। अब मीर जुमला के साथ ये हुआ था कि वो गोलकोंडा में जो उसका खुद का जो शासक था, जो राजा था, उसके साथ मीर जुमला की थोड़ी सी अनबन हो गई थी। तो मीर जुमला ने भी इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाया कि मेरा जो राजा है उससे तो मेरी लड़ाई हो रही है, तो जो बाहर से आ रहे हैं मुगल, जो भारत के उत्तरी हिस्से से यहां पे हमला करने आ रहे हैं, उनको मैं मदद करता हूं ताकि ये यहां पे जीते और फिर मैं इनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट इंसान बन जाऊं। और इसीलिए फिर साल 1656 में मीर जुमला गया ऊपर दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में उसने देखा कि बिल्कुल अभी अभी कुछ समय पहले इनॉग्रेशन हुआ है रेड फोर्ट का। लाल किले में जाके शाहजहां से मीर जुमला मिला और उसने अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए उसको गिफ्ट दिया एक बहुत बड़ा डायमंड। जो डायमंड उसने शाहजहां को दिया था वो डायमंड कहते हैं कि कोलूर की माइन से आया था। कोलूर आज के टाइम में आंध्र प्रदेश में है और इतिहासकार मानते हैं कि शायद वही डायमंड था जो बीच में कहीं गुम हो गया था, बाबर का डायमंड था। बट दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि अगर सच में ये वही डायमंड होता और मीर जुमला ये बात जानता होता कि वही डायमंड उसको लौटा रहा है जो उसके मुगल खजाने से कहीं गुम हो गया था, अगर ये बात उसको पता होती मीर जुमला को, तो वो ऑब्वियसली बताता शाहजहां को कि देखिए मैंने आपका गुम हुआ डायमंड आपको वापस कर रहा हूं। तो उसकी और बहुत ज्यादा रेपुटेशन बढ़ती शाहजहां की नजर में। पर उसने ऐसा कुछ कहा नहीं शाहजहां को। इसका मतलब ऐसा बहुत मुश्किल है कि ये वही डायमंड होगा। इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो उसने डायमंड दिया कोलूर की माइन से लाके शाहजहां को, ये एक कंप्लीटली नया डायमंड था और इसी को अब कोहिनूर मानते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि शाहजहां को हीरे जवाहरात में बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वो एकदम ऑब्सेस्ड था और इसीलिए उसने एक अलग तरह के थ्रोन को उसने कमीशन किया, एक सिंहासन। और उस सिंहासन में उसने पूरी ऊपर से नीचे तक हीरे जवाहरात से उसको सजा दिया। उस सिंहासन को आज कहते हैं द पीकॉक थ्रोन। आप ये बात मानिए कि ये सिंहासन उस समय का उत्तरी भारत का सबसे महंगा ऑब्जेक्ट था। इतने सारे स्टोन्स लगे थे उसके अंदर, हर तरह के, सोने,
चांदी, हीरे, मोती, रूबीज सब कुछ उसमें जड़ा हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि जो पूरा उसका कॉस्ट था ना उस सिंहासन का, वो ताजमहल के कॉस्ट से भी ज्यादा था। इतना महंगा था सिर्फ वो एक सिंहासन जिस पे शाहजहां बैठता था। अब शाहजहां ने इस सिंहासन को बनाने के लिए दुनिया भर के हीरे जवाहरात लेके उसमें उसने डाल दिए थे। तो क्या कोहिनूर, जो उसका इतना बड़ा डायमंड था, क्या उसने वो भी इस सिंहासन पे लगाया? साल 1657 में शाहजहां की तबीयत बहुत खराब हुई और उसका जो सबसे बड़ा बेटा था उसने क्या किया कि अभी वो अपने फादर की जगह पे अभी गवर्नेंस करेगा, राज करेगा। इसके बेटे का नाम था दारा शिकोह और ये शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था और शाहजहां भी चाहता था कि उसके बाद यही बंदा राज करे। दारा शिकोह के लिए प्रॉब्लम यह थी कि वो गद्दी के लिए अकेला नहीं था, उसके कुछ और भाई भी थे और ये सारे जो भाई थे वो भारत के अलग अलग हिस्सों में मुगल अंपायर के कुछ कुछ रीजन्स के गवर्नर्स थे। जब उनको मालूम पड़ा कि शाहजहां अब तबीयत खराब हो गई है और वो दारा शिकोह को राजा बना रहा है, तो ये सारे भाई चल पड़े दिल्ली पे हमला करने के लिए और इन सब भाइयों में आपस में ही लड़ाई हो गई और फाइनली फिर बचे कौन? दारा शिकोह और औरंगजेब। फिर औरंगजेब ने दारा शिकोह को ही मार दिया और जब वो शाहजहां से मिलने के लिए गया अपने पिता से, तो उसने अपने पिता को अपने भाई का कटा हुआ सिर एक बक्से में दिया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को भी कैद कर दिया और कैद कहां पे किया? आज भी ताजमहल के सामने आगरे का रेड फोर्ट है, लाल किला, उसमें कैद कर दिया और वहां से बैठ के शाहजहां को हर समय ताजमहल दिखाई देता था। और इस प्रकार अपने पिता को कैद करके और अपने सारे भाइयों को मार के औरंगजेब अब गद्दी पे बैठ गया। अब ये कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, हम पहुंचते हैं साल 1665 में। उस जमाने में एक फ्रेंच मर्चेंट था, व्यापारी था, जिसको हीरों का बहुत शौक था। उसको एक फ्रेंच राजा, उस समय जो फ्रांस का राजा था उसका नाम था लुई द 14th, उसने भेजा था इसको कि तू जा और इंडिया में देख के आ कि भाई इंडिया के डायमंड्स इतने फेमस क्यों हैं और क्यों इंडिया में ही इतने डायमंड होते हैं। तो ये जो मर्चेंट था इसका नाम था जॉन बैप्टिस्ट ट्रैवलनियर और ये 1630 से लेके 1667-68 तक भारत में कुल मिला के 5 बार आया था। तो 1665 में भी भारत आया और ये मिला औरंगजेब से। ट्रैवलनियर को औरंगजेब ने स्वागत किया और उसने अपने डिफरेंट जो उसके पास चीजें थी वो दिखाई। जब नवंबर 1 साल 1665 को ट्रैवलनियर ने बोला कि अब मैं जा रहा हूं आपसे विदा लेके, तब औरंगजेब ने उसको बोला कि अभी तू रुक, और उसने उसको फिर अपना पर्सनल जेम कलेक्शन दिखाया। मतलब जो उसके पास अपना जो कलेक्शन था हीरे जवाहरात का, उसमें बोला जाके तू उसको देख। और अब यहां पे आके जब ट्रैवलनियर ने उसका जब कलेक्शन देखा तो उसने उन सारी चीजों को, ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा मर्चेंट था और एक्सपर्ट था, तो उसने सारी चीजों को अच्छे से देखा, उनकी फोटोज को ड्रॉ किया और लिखा कि क्या क्या खासियत है इन हीरे जवाहरात में। उस दिन उसने बहुत सारे हीरे देखे, बट 2 हीरों के बारे में उसने अपनी बुक में अलग से लिखा है। एक हीरा उसने लिखा है कि बहुत बड़ा था, मतलब बड़े साइज का था और शायद से वही डायमंड था जो जिसने बाबर ने जिसका जिक्र किया था। जो दूसरा डायमंड था उसको उसने कहा था द ग्रेट टेबल डायमंड। जो उसने ड्राइंग की है अपनी बुक में द ग्रेट टेबल डायमंड की, उसको देखने से ऐसा लगता है कि ये दरियाई नूर है और ये वही डायमंड है जो आज ईरान में है। जो उसने पहला डायमंड जो कहा था कि बहुत बड़ा है साइज में, उसकी जो उसने ड्राइंग की है उसको देखने से ऐसा लगता है कि ये कोहिनूर नहीं है, ये है द ग्रेट मुगल डायमंड जो आज रशिया में क्रेमलिन में रखा है, जिसको हम ऑर्लोव डायमंड कहते हैं आज। ड्राइंग से ये वही लगता है और ये शायद से वही डायमंड था जिसका जिक्र बाबर ने अपनी बुक में किया था कि उसके पास, उसके हाथ में ये बड़ा डायमंड लगा था। तो ऑर्लोव डायमंड आज रशिया में है और जो दूसरा डायमंड उसने देखा जिसको उसने द ग्रेट टेबल डायमंड कहा, वो दरियाई नूर आज ईरान में रखा है। अब यहां पे सवाल ये खड़ा होता है कि औरंगजेब ने ट्रैवलनियर को अपने सारे डायमंड्स दिखा दिए जो उसका प्राइवेट कलेक्शन था। उन डायमंड्स को देखने के बाद उन्होंने, ट्रैवलनियर ने इन 2 डायमंड्स का जिक्र किया, जिसमें एक हम समझते हैं कि ऑर्लोव डायमंड है और एक दरियाई नूर है। तो उसने कोहिनूर का जिक्र क्यों नहीं किया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कोहिनूर ना देखा हो? ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि कोहिनूर एक बड़ा डायमंड था और जब उसने इन दोनों डायमंड्स का जिक्र किया है तो कोहिनूर को भी इसको जिक्र करना चाहिए था। बट ये सच्चाई है कि उसने जिक्र नहीं किया है अपनी बुक में कोहिनूर का। इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि जब शाहजहां को उसने कैद किया था औरंगजेब ने, तो शाहजहां के पास अभी भी जो उसके पर्सनल कुछ डायमंड्स थे जो उसको बहुत बहुत, जिनको वो पसंद करता था, जो उसके दिल के बहुत करीब थे, उन डायमंड्स को उसने संभाल के अपने पास अलग से रखा था और वो डायमंड्स औरंगजेब को नहीं मिले थे। तो ये हो सकता है कि ट्रैवलनियर ने कोहिनूर को देखा ही नहीं। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि क्यों ट्रैवलनियर ने जिक्र नहीं किया है कोहिनूर का, वो ये है कि शायद से कोहिनूर उसके कलेक्शन में था ही नहीं। शायद से
कोहिनूर बिल्कुल ट्रेवरनियर की आंखों के सामने था, बट उसने देखा नहीं। शायद से कोहिनूर पीकॉक थ्रोन में था। जब औरंगजेब से मिलने के लिए गया ट्रेवरनियर, तो उसने पीकॉक थ्रोन को देखा था, बट उसने दूर से देखा था और उसने देखा कि ये बहुत चमकदार एक सिंहासन है, इसमें बहुत तरह के आभूषण लगे हैं। तो हो सकता है कि उतने चमकदार सारे सिंहासन में कहीं कोहिनूर भी था जिसको उसने अलग से नहीं देखा, और ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि उसने दूर से देखा था। और दूसरी बात यह है कि इस सिंहासन में कोहिनूर को कहते हैं कि ऊपर एक मोर लगा था और मोर की आंख में था ये डायमंड। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ट्रेवरनियर के सामने होने के बावजूद उसने इस डायमंड को मिस किया। तो इसलिए बहुत ही कंफ्यूजन है कि ये जो डायमंड है कोहिनूर, ये कैसे मुगलों के हाथ में वापस एग्जैक्टली कैसे आया। हमको अलग अलग स्टोरीज पता है। ट्रेवरनियर ने जो डायमंड्स का जिक्र किया है वो हम समझते हैं कि उसमें से कोहिनूर नहीं था। जो 2 डायमंड्स थे वो आज हैं हमारे पास, मतलब दुनिया में अलग अलग जगह पे हैं, बट कोहिनूर उसमें से नहीं है। तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं कि कोहिनूर मुगलों के हाथ में एग्जैक्टली लगा कैसे, बट हम ये जानते हैं कि मुगलों के पास कोहिनूर था। और जब उनके पास ये आ गया ये डायमंड, तो कोहिनूर को एग्जैक्टली उन्होंने गंवाया कैसे, कैसे उनके हाथ से डायमंड निकल गया, इसके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। अगर आपको कोहिनूर के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा। उस बुक का नाम भी कोहिनूर है, द हिस्ट्री ऑफ द मोस्ट इनफेमस डायमंड इन द वर्ल्ड। इस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।